चलिए, सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून। तो देखिए, हाँ, तो आज हम लोग इसमें जो है समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए समाकलन के अनुप्रयोग मतलब समाकलन का क्या उपयोग है, यही चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे समाकलन आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, लेकिन इसका काम क्या है इसको भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इसके बहुत काम हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे फिगर ऐसे हैं, बहुत सारे चित्र आकृतियाँ ऐसी हैं जिनका हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इनके लिए सूत्र बना हुआ है। आयत का ज्ञात कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ का हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कुछ आकार ऐसे होते हैं जिनका क्षेत्रफल हम सामान्य सूत्रों के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते, तो उनको हम समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे दे दें, आपको ऐसे हमने कह दिया ऐसे, और हम कह दिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसी में कोई चीज़ और हमने ऐसे रेखा भी खींच दिया, लाइन ड्रा कर दिया, अब हम कहें इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल संभवतः आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। या ऐसे हमने एक ले लिया कोऑर्डिनेट, एक हमने चतुर्थांश ले लिया, ठीक है, क्वाड्रेंट ले लिया, और हमने कहा ऐसे 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 इनका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अगर इसके एरिया को हम बाउंडेड कर दें, ऐसे एरिया को हम क्या कर दें, बाउंडेड कर दें और कह दें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या इनका कोई सूत्र आज तक पढ़े हो? ऐसा नहीं पढ़े हैं। तो देखिए इसको भी ज्ञात करने का तरीका मैथ में है, और उसको हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग सीखेंगे, और समाकलन के अनुप्रयोग का मुख्यतः जो उपयोग होता है वो एरिया ज्ञात करने के लिए होता है। क्षेत्रफल, इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो समाकलन के उपयोग, ठीक, अनुप्रयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, समाकलन के अनुप्रयोग ज्ञात करने से पहले यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए समाकलन के अनुप्रयोग में जैसे मान लीजिए हम एक चतुर्थांश ले लेते हैं, इसमें अक्सर क्वाड्रेंट का ही यूज होता है, चतुर्थांश का यूज होता है। यहाँ देखिए यक्स हमने लिख दिया और यक्स डैश लिख दिया, और ए वाई लिख दिया, वाई डैश लिख दिया। अब कोई कर्व है, ठीक है भाई, ये सब कर्वें तो हैं, कोई कर्व है, अब उनका हमको एरिया ज्ञात करना है। अब हमने कर्व मान लीजिए ऐसे एक कर्व बना दिया, और इसके एरिया को इसको बाउंडेड कर दिया, यहाँ से इनको हमने बाउंडेड कर दिया। अब ये पूछा जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको कुछ बिंदु हम दे रहे हैं, जैसे इस कर्व का समीकरण दे रहे हैं। तो देखिए कर्व का समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स इधर होगा। ये y इक्वल टू क्यों, जो x अक्ष से कुछ दूरी पर होता है, ये x एक्सिस है, x अक्ष से जब अगर दूर होता है तो y इक्वल टू होता है, और y अक्ष से जब दूरी हम लेकर कोई कर्व बनाते हैं तो ये x इक्वल टू होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। और ये बिंदु कहाँ पर स्थित है ये हमको पता है, ये हमने बता दिया x इक्वल टू ए, और इसको हमने बोल दिया x इक्वल टू बी। x अक्ष पर है तो x इक्वल टू होगा, क्योंकि y अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं, ये y अक्ष तो यही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x इक्वल टू ही तो कहेंगे, y अक्ष से दूरी को x से डिनोट करते हैं, ठीक। और x इक्वल टू बी हमने लिख दिया। अब कहा जाए कि इसका आप क्षेत्रफल बताइए, तो भैया ये ना तो समचतुर्भुज है, ना तो समांतर चतुर्भुज है, ना तो हमारा वृत्त है, तो इसको हम समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को लिखेंगे, एरिया लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है, ए से लेकर बी तक, मतलब ये यहाँ से शुरू है यहाँ तक, मतलब इसका जो है इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ए है। अगर उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता चल जाते हैं तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो इनको ए से शुरू करना है, इसको लोअर लिमिट में रखोगे, और बी तक ज्ञात करना है तो बी लिखोगे। इतनी बात आ गया होगा। देखिए ऐसे जो कर्व टाइप के होते हैं भैया ना, इनका जब भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इनको मान लेते हैं कि ये छोटी छोटी पट्टियों के रूप में है। क्या है, छोटी छोटी पट्टियों के रूप में है, ऐसे छोटी छोटी पट्टी के रूप में ये बने हुए हैं, स्ट्रिप्स के रूप में है, छोटी छोटी
पट्टियों के रूप में है। तो आगे बात समझ में, ये ऐसे दिमाग में आप जनरेट कर लीजिए कि छोटी छोटी पट्टियों से मिलकर बने हुए हैं। इसमें से कोई एक पट्टी आप ले लीजिए, कोई एक, और बाकी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए हम इसको ही मौके पर ले रहे हैं, इस पट्टी को ले लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसी पट्टी को हमने कलर कर दिया, उन्हीं पट्टी को। इसी एक पट्टी के आधार पर सभी पट्टियों का हम क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको मान लीजिए आयत की तरह है कि नहीं है। अच्छा अब देखिए इसमें एक चीज़ है, कोई चीज़ अगर एक्स अक्ष से दूर होता है तो उसको वाई बोला जाता है, बार बार बोल रहे हैं, और वाई अक्ष से दूर होता है एक्स अक्ष बोला जाता है, तो एक्स बोला जाता है। तो वाई अक्ष से दूर स्थित है, तो एक्स अक्ष से दूरी इसकी स्थित है, तो इसको वाई हम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वाई। तो यहाँ पर हमेशा समझ लीजिएगा, अगर कोई ऐसा वक्र है या कोई ऐसा जिसका आकार है जो एक्स अक्ष पर निर्भर करता है, एक्स अक्ष पर आधारित है, एक्स अक्ष पर आधार है, ठीक है, तो इनके लंबाई को वाई मान लिया करिए। आगे बात सुन में, और एक्स अक्ष पर पड़ा हुआ है, तो देखिए एक्स अक्ष पर, याद रखिए एक्स अक्ष पर इनकी मोटाई को आप क्या मानिए, डी एक्स मानिए। एक्स अक्ष पर अगर है तो डी एक्स, और वाई अक्ष पर है तो डी वाई। इतनी बात आया समझ में। अभी हम एक्स अक्ष पर देख रहे हैं, फिर ऐसे वाई अक्ष पर सीखेंगे, तो ये डी एक्स हो गया। तो आप एरिया का सूत्र जानते हैं, यह एक क्या हो गया, आयत के टाइप का हो गया, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया कि नहीं। तो देखिए ए टू बी लंबाई कितना हो गया आपका y, और चौड़ाई कितना हो गया dx। आगे बात सुनने, तो देखिए यही चीज़ होता है हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका। ऐसे बहुत सारे वक्र आपको दिए जाएंगे और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो उसमें आपको खोजना क्या है, खोजना यही है, सबसे पहले देखो कि उस किस बिंदु से स्टार्ट होता है और किस बिंदु तक फैला हुआ है। आगे बात समझ में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको जिस बिंदु से स्टार्ट है उसको लोअर लिमिट में, और जिस बिंदु तक पहुंचा है फैला हुआ है उसको अपर लिमिट में नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए कि वो किस अक्ष पर आधारित है। कभी अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे वो एक्स अक्ष पर भी आधारित होता है और वाई अक्ष पर भी आधारित होता है, हम आपको दिखा देंगे। आप किसी पर आधारित मानकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही आंसर आएगा। चाहे एक्स अक्ष का नियम लगा लीजिए, चाहे वाई अक्ष का, अभी वाई अक्ष पर हम बताते हैं। तो किस अक्ष पर आधारित, अगर एक्स अक्ष पर है तो उसकी चौड़ाई को क्या मान लीजिए, डी एक्स। समझ में आया बात कि नहीं। इसकी चौड़ाई को हम डी एक्स मान लेते हैं, और लंबाई को वाई, एक्स अक्ष से दूर है तो लंबाई को वाई मान लेंगे। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई वाई इंटू डी एक्स, यही चीज़ होता है। तो इनको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई ऐसे है, जैसे हमने एक क्वाड्रेंट खींच लिया, एक चतुर्थांश खींच लिया, एक्स डैश, वाई डैश। अब ये देखिए मान लीजिए कोई कर्व ऐसे है, इस तरीके से ऐसे है, ऐसे हमको पता चला इसे कर्व है। अब इसका एरिया हमको ये बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है। थोड़ा सा और छोटा बना दे रहे हैं, वीडियो में ऊपर नहीं आएगा, तो ऐसे छोटा सा ए, ऐसे बाउंडेड है, बाउंडेड यहाँ से है और बाउंडेड यहाँ से है। आगे बात सुनिए। अब कहा गया कि इसका आप एरिया फाइंड करिए, एरिया ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ एक चीज़ दिया रहेगा, ए एक्स अक्ष से कुछ दूरी पर स्थित है, ये कर्व, यही कर्व है, इसका समीकरण देगा, वहाँ कर्व बना के नहीं देगा, समीकरण देगा। तो एक्स अक्ष से दूर है, सॉरी वाई अक्ष से दूर है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से दूर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू यहाँ दिया रहेगा, एक्स इक्वल टू एफ वाई के रूप में दिया रहेगा। आगे बात सुनने। दूसरा चीज़, और यहाँ पर आपको y इक्वल टू इसका इनिशियल पॉइंट, मतलब जो जहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात करना है। आगे बात सुनने। तो ये हमारा लोअर लिमिट y इक्वल टू दिया रहेगा, जैसे यहाँ c दिया है, और यहाँ y इक्वल टू क्या दिया रहेगा, d दिया रहेगा। आप समझ गए कि इस कर्व का एरिया हमको ज्ञात करना है c से लेकर d तक। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। ऐसे लिखिए, एरिया लिखिए और c से d तक ज्ञात करना है, c और d लिख दीजिए।
अब देखिए यहीं पर हमने क्या बताया, एक पट्टी खींच लीजिए, एक पतली सी पट्टी, ये मान के चलिए कि पट्टियों से मिलकर बना हुआ है पूरा कर्व, छोटे छोटे पट्टियों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए इस तरीके से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x इक्वल टू है तो y अक्ष से दूर है तो ax होगा, x इक्वल टू है तो y अक्ष से दूर हुआ तो x नहीं होगा। और यहाँ पर y अक्ष पर a पट्टी लगा हुआ है, इसका बेस y अक्ष मिल रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे dy। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल फिर वही से ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर देखेंगे, लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ C से D तक लंबाई आपका x हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy। बस यही से ज्ञात करना है, ऐसे सभी में हमको करना है, यही खोजना है किसका एरिया ज्ञात करना है, उसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और कहाँ तक ज्ञात करना है, लास्ट बिंदु कौन सा है, वही हमको लिमिट में लिखना है। फिर उसमें जो है हम बड़े आराम से लिख देंगे। जैसे याद रखिए, अब आपको दिमाग में ये चीज़ सेट कर लेना पड़ेगा। यहाँ समझ लीजिए, देखिए जब x पर रहेगा, जब x पर रहेगा तो y इंटू डी एक्स लिखना है, और जब y पर रहेगा तो x इंटू डी वाई। बात समझ में आया कि नहीं, हो गया। तो देखिए थोड़ा सा वो दे दीजिए सैनिटाइजर। चलिए सैनिटाइजर लगा दे रहे हैं जिससे बढ़िया से मिट जाए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर भैया देखिए, अब हमको सममित पढ़ना है। सममित क्या होता है इसको जानना है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा रोल है इसका, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिक। तो सममित के बारे में देखिए, सममित चित्र, सममित, सिमेट्रिकल, ठीक। देखिए जैसे कोई चित्र आप ऐसे खींच रहे हैं, जैसे ऐसे आपने बनाया, हमको एरिया ज्ञात करना होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक परवलय बना दिया, परवलय बना दिया। अब हमको ये परवलय कह रहे हैं कि यहाँ तक आप क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे बात समझ में। अब पता चला इसका इनिशियल पॉइंट तो आपको पता है, इसका पता है कि नहीं है, ए एक्स है, एक्स चाहिए तो एक्स है, और यहाँ हमने कह दिया चलिए 4 है, कितना है 4,0 है। तो आप इसका परवलय का हमने सूत्र यहाँ पर लगा दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बहुत आसान से ज्ञात कर सकते हैं आप। इसमें एक पतली पट्टी बनाएंगे, समझ गए, y dx होगा। तो देखिए a इक्वल टू ऐसे आप लिखोगे, कहाँ से, ax है, ax है, तो x अक्ष पर है तो x वाला लेंगे लिमिट ना, y थोड़ी लेते हैं। जब x अक्ष पर रहते हैं तो x का लिमिट लेते हैं। तो ये 0 से लेकर 4 तक, और y dx लिखेंगे, ठीक है। y का मान निकाल दोगे आप यहाँ से, 0 to 4 अंडर रूट 4ax हो गया, dx हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके हम इसका समाकलन कर लेंगे, निश्चित समाकलन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये देखिए आपका क्षेत्रफल आएगा, लेकिन अब हमको क्षेत्रफल ऊपर भी ज्ञात करना है, नीचे भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, तो ये क्षेत्रफल जो बताएगा ये ऊपर का बता रहा है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ ध्यान में रखिए, जितना ऊपर का होगा उतने नीचे का होगा। लेकिन ऐसे आप नहीं बोल सकते कि जितना ऊपर का होगा उतना नीचे का हो सकता है, होगा, ऐसे नहीं बोलना है। उसको चेक करना पड़ता है कि जितना ऊपर का है उतना क्या नीचे का है। इसी को सिमेट्रिक बोलते हैं, इसी को सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये कैसे चेक होता है, इसका चेक करने का तरीका है। इसको अच्छे से तरीके से समझिए तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में फंसेंगे। जनरल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन है, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए कभी भी किसी को चेक करना हो उसकी सिमेट्रिक को, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर यहाँ पर देखिए y के स्थान पर हम रिप्लेस कर दें -y, अगर कोई ऐसे कर्व का समीकरण दिया हो
अब यहाँ पर मत आइए, अब यहाँ से देखिए, अगर किसी कर्व का समीकरण दिया हो, अगर उसमें y के स्थान पर -y उसमें पुट कर दे रहे हैं, चलिए पुट करके देख लेते हैं। अब देखिए y² = 4ax, वही घूम कर आ गया, कोई चेंजिंग आया? कोई चेंजिंग नहीं आया, जो शुरू में था वही आ गया। तो ये समझ लीजिए y के मान में चेंजिंग करने से, y के मान में ऋणात्मक रखने से कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो एक कर्व जो होगा ये x अक्ष के सिमेट्रिक होगा, x अक्ष के सममित होगा, x अक्ष के सममित, मतलब द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब समझिए x अक्ष के ऊपर जितना क्षेत्रफल होगा उतने नीचे भी होगा, इसका मतलब यही है, x अक्ष के जितना ऊपर उतने नीचे। मतलब एक ऐसा कब होगा जब y के स्थान पर -y रिप्लेस करें और घूमकर कर्व का समीकरण वही आए, तो ये समझ लीजिए कि वह कर्व जो है x अक्ष के सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर होगा उतने क्षेत्रफल नीचे। मतलब अगर ये क्षेत्रफल ऊपर का बताया, इससे खाली आपका ऊपर का पता चलता है, लेकिन यहाँ पर दुई का गुणा कर देंगे तो ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये बातें आई समझ में? इसी प्रकार चलिए इसको मिटा दें क्या, ये समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, बस एक बार समझ लेते हैं, उसी से आ जाता है। ये ठंडक के कारण देखिए मिट नहीं रहा, अभी भी इसका मतलब ठंडक पड़ रहा है। जो लोग वीडियो भी देखेंगे वो कहेंगे ये सर जी तो बड़ा कमाल के हैं, और सैनिटाइजर और क्या कहते हैं, नहीं यार, ग्लिसरीन, गुलाब जल, हाँ, अगर ये बोतल पढ़ लेंगे, इसका सीसी पढ़ लेंगे तो इस पर देखते ही समझ जाएंगे गुलाब जल सर जी मारते हैं। ठीक, चलिए अब मान लीजिए जैसे आप एक, सुनिए, ऐसे यहाँ पर हमें एक ले लेते हैं x डैश y डैश, ये समझ में आ गया। अब हम एक यहाँ पर सर्कल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? सर्कल। और सर्कल का समीकरण आप जानते हो, x² + y² = a²। आगे बात समझ में? ये चीज़ें आप जानते हैं, इस सेंटर पर जब होता है तो वृत्त का समीकरण यही होता है। जब इसका सेंटर, ये वृत्त जो है का सेंटर मूल बिंदु हो, ठीक है, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, तो यही होता है। अब इसमें देखिए, अब एक पार्ट का अगर ज्ञात करना हो, यहाँ पर क्षेत्रफल, एक पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, आगे बात समझिए, समाकलन के बीच से, तो सॉरी पूरे पार्ट का ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पर अगर चेक करो, देखिए आप यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिख देंगे? -x रिप्लेस कर दीजिए, x के स्थान पर -x। तो जब -x लिखोगे भैया तो फिर देखो वही आ गया, x², तब की y लिखे थे ना, तो इसको हम बोलेंगे कि देखिए x के स्थान पर -x लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यह जो कर्व है, जो ये आकार है, ये y अक्ष के सिमेट्रिक है। किसके अक्ष के सिमेट्रिक है? y अक्ष के। मतलब द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ऐसा कब होगा? जब x के स्थान पर -x रिप्लेस करेंगे तब। मतलब जो इधर होगा, जो क्षेत्रफल अगर इसका ज्ञात किए तो उसका इधर भी होगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब जो y अक्ष के दाहिनी तरफ होगा वही बाईं तरफ होगा। यहाँ ऊपर नीचे नहीं चलेगा, ऊपर नीचे x अक्ष के लिए होता है, y अक्ष के लिए दाएं और बाएं होता है। अगर दाएं अक्ष का ज्ञात कर रहे हो तो उतने बाएं अक्ष का होगा, बाईं तरफ का होगा। बाएं तरफ का ज्ञात करते हो, दाएं तरफ का। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ अलग है। यहाँ अगर y के स्थान पर -y लिख देंगे, समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर x² + -y का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो यहाँ पर ये, इसको देखिए, ये किसके सिमेट्रिक हो गया? x अक्ष के। x अक्ष के सिमेट्रिक का मतलब हुआ जो x अक्ष पर होगा, जो ऊपर होगा वही नीचे, या जो नीचे होगा वही ऊपर। तो यहाँ दोनों अक्षों के सिमेट्रिक है। ये बात समझ में आया? दोनों अक्षों के सिमेट्रिक है। मतलब इसका ये हुआ, जो मान यहाँ पर होगा वही नीचे, जो मान यहाँ पर होगा तो इधर, क्योंकि y अक्ष के सिमेट्रिक है तो इधर होगा, और जो इधर होगा इधर भी होगा तो इधर भी होगा। मतलब चारों क्या हो जाएंगे?
इक्वल हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये पूरा चारों इक्वल हो जाएगा। इसीलिए जब एक पार्ट अगर हमको पूरे का ज्ञात करना है, बात समझ में आया कि नहीं, तो एक पार्ट का ज्ञात कर रहे हो, एक पार्ट का आप ज्ञात कर रहे हैं तो गुणे 4 कर दोगे, चारों का आ जाएगा। रीजन ये है कि यह दोनों अक्षों के सममित है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर -x रखने पर भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है और y के स्थान पर -y रखने पर भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों अक्षों के सिमेट्रिक है। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस बोथ। ठीक है, आगे बात समझें दोनों। तो इस बात समझे, तो ऐसे आकार बनेगा और चारों ओर घेरा है तो चारों ओर ना देखो, खाली देखो कहीं सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक हो गया, एक का ज्ञात करो यार, चारों मिल जाएगा, नहीं आया उसमें, लेकिन 4 का गुणा करना पड़ेगा भाई। एक का एरिया निकाले और 4 का गुणा कर दीजिए। तो चले अब आगे समझाएं इसको, क्या हुआ। हाँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी चीज़, बहुत मतलब शॉर्टकट चीज़ें भी बताएंगे। जैसे आप CUET एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, NDA एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, या किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आपको यहाँ से लगेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। हम पूरा विस्तृत तरीका भी बताएंगे और शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। ठीक, अब बोर्ड परीक्षा में शॉर्टकट तरीका तो चल नहीं पाता है, पता चला 3 नंबर 4 नंबर में दे रहा है, अब तुरंत 1 सेकंड में 2 सेकंड में करके आंसर बता दे रहे हैं, तो नहीं माना जाएगा, आपको उसमें नहीं मिलेगा। चलिए एक चीज़ और हमको देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें और सीखना है। एक तो परवलय के बारे में, चूँकि ये वीडियो बन रहा है तो परवलय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जब देखिए हमारा समीकरण y² = 4ax की तरह होगा, तो इसका चित्र हमेशा ध्यान में रखिए, इस शेप में बनता है, इस तरीके से बनता है। ये परवलय इधर मुँह किया रहता है, ये x है, x' y'। अगर 11 नहीं पढ़े हैं तब भी समझ में आएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखते समय ऐसे मिलेंगे, देखे मतलब होगा लखक परी। समझ में आया कि नहीं कि इसका आकार परवलय का कैसा बनेगा, अभी देखिए थोड़ी देर में। ठीक, दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए कहीं y² = -4ax की तरह है, -4ax की तरह, तो देख लीजिए इसका जो आकार बनेगा परवलय का, इधर मुंह किया रहेगा, ये इधर। आगे बात समझ में, ये तो हमारा x है, y'। ठीक, अब तीसरा देख लीजिए, तीसरा हम देखते हैं, अगर कहीं हमारा x² = 4ay रहेगा, तो देखिए एक ही कलम से बना रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो जाता बदलने में, y'। ठीक, तो ये मुंह इसका ऊपर रहेगा, इस तरीके से आप समीकरण को देख रहे हैं। यहाँ कुछ भी रहे, x रहे, बाकी उसके आगे चाहे जो रहे। अभी हम आपसे पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि बताइए परवलय का आकार किधर रहेगा, एक कर्व है परवलय। और चौथा देख लीजिए, अगर x² = -4ay रहेगा तो परवलय का आकार नीचे की तरफ रहेगा। ऐसे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को। और दूसरी चीज़, हमको रेखा का समीकरण भी खींचने आना चाहिए। इसमें आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से फिगर आना चाहिए, हम बता रहे हैं बहुत अच्छे से आएगा। रेखा का समीकरण बनाने का मतलब, जैसे कहीं x बराबर लिख दिया 4, x बराबर 2 लिख दिया, x बराबर -3 लिख दिया, x बराबर -4 लिख दिया, y बराबर मान लीजिए 3 लिख दिया, y बराबर 5 लिख दिया, y बराबर -2 लिख दिया। ऐसे हमने इतना लिख दिया, इतने आपको खींचने आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं जो इसी पर आधारित होते हैं। देखिए दिखाई दे रहा क्या, वीडियो में आ रहा है लाइन। तो देखिए जैसे x = 4 खींचना है, तो आप जानते हैं x अक्ष पर इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक, y अक्ष पर इधर धन इधर ऋण। बात समझ में आया। x = 4 खींचना है तो बहुत आसान है, 4 खाना यहाँ पर, ये मूल बिंदु है, 1 2 3 4, ऐसे पूरा लाइन ड्रा कर देंगे इसी के पैरेलल। x बराबर है तो समझो y अक्ष के पैरेलल लाइन होगा, और ये धन में है तो धनात्मक दिशा तो उधर है ना। समझ में, कहीं x बराबर 2 दिया है तो किस अक्ष के पैरेलल लाइन खींचेंगे, y अक्ष के पैरेलल। कितना दूर y अक्ष से, 2 इकाई, तो 2 इकाई ऐसे खींच देंगे। बात समझ में आया।
अगर कहीं इसको खींचना है, इसको x इक्वल टू -3, तो देखिए ये भी x इक्वल टू है तो y अक्ष के समांतर खींचोगे कि माइनस की तरफ, y अक्ष से माइनस की तरफ, माने x अक्षों पर ही ऋणात्मक रही। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए 1 2 3 ऐसे आप खींच दीजिए, कोई दिक्कत? हमको लगता है आपको समझ में आ गया। x इक्वल टू -4 खींचना है तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा कौन सा है? इधर है, यही x अक्ष की ऋणात्मक 4, तो यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे चलते हैं, इनको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। x, यहाँ चित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है भाई? देखिए यहाँ देखिए y इक्वल टू 3 खींचना है। जब y इक्वल टू दिया है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा प्लस में है ना, तो जब प्लस में है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा किधर है? ऊपर है। कितने खाने जाने हैं? 3, तो 1 2 3, तो बस ऐसे खींच दीजिए x अक्ष के समांतर, जहाँ 3 आया वहीं x अक्ष के समांतर खींच दीजिए, बड़े आराम से ड्रा कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू -2 खींचना है नीचे 1 2, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं ना, ऐसे इसमें ड्रा करना पड़ेगा, तो खट से आपको ड्रा होना चाहिए आपसे। अब हम चलते हैं, सवाल लगाते हैं। इसको इरेज करें क्या? इसमें कुछ नहीं है, आपको कक्षा 9th में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ 9th वाले बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से खींचना जानते हैं। क्या हुआ? देखिए अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इनको सीखते हैं ठीक है। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा अपना हौसला बुलंद करते हैं कि समाकलन के अनुप्रयोग के सवाल हमको आ रहे हैं, ऐसा महसूस करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सब सवाल आ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन यहाँ पर लिख दें? लिखा है, अच्छा थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक, रेखाओं, एक आ रहा रेखाओं x बराबर 1 एवं x बराबर 4, x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे, x अक्ष से घिरे। और किससे घिरा? x अक्ष से घिरा। अब ये बाउंडेड कर रहा है। हम लोग जो क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखे हैं वो बाउंडेड एरिया का देखे होंगे, दोनों तरफ से पैक कर दिए थे सब ओर से। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहाँ से कह रहा है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, माने प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम पाद में माने प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से भैया लखब शुरू करा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन मैच करते हुए? ई मैच करते हुए नहीं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax इसके तरीके का है। जब उसके तरीके का है तो ऐसे ऐसे खींच दो, बस फिगर बना दो, क्या दिक्कत है? बना दिए। ऐसे चलो, ऐसे हमने बना दिया, ए ऐसे। अच्छा ई एक्स अच्छा है, एक्स डैश, इसमें अच्छा बनाना पड़ता है। आ गया बात समझ में? इतनी बात आया समझ में? तो देखिए ए और ए 4 चीज़ आपको दे दिया है। चारों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चारों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यही हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसी के तर्ज पर है कि नहीं? इसका समीकरण आपको दे दिया। अब दूसरा देखिए, x इक्वल टू 1, रेखा खींचना जानते हैं, x इक्वल टू n, x अक्ष पर धनात्मक दिशा में 1 इकाई। तो 1 इकाई ऐसे खींचिए, ऐसे ये x इक्वल टू है तो y अक्ष के समांतर इसको खींच दीजिए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ ऐसे हो गया। ax इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 1। बात समझ में आया? अब फिर क्या कह रहा है? x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये भी x अक्ष पर होगा, धनात्मक में धन में है तो x अक्ष की धनात्मक दिशा ये है, 4 इकाई। 1 हो गया, 2 3 4, यही मान लीजिए। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, खींच लिए, x इक्वल टू 4, कोई दिक्कत? x इक्वल टू 4, इतनी बात आया समझ में? और x अक्ष से घिरा, x अक्ष से घिरा माने समझ रहे हो? x अक्ष से घिरा माने e, मतलब यहाँ से और यहाँ से। ये हमको प्रथम चतुर्थांश में, सॉरी प्रथम चतुर्थांश माने ये भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक लिख दिया है प्रथम चतुर्थांश।
अगर यही प्रथम चतुर्थांश नहीं लिखे होते तो हम लोगों को इसका भी ज्ञात करना पड़ता। मतलब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये x अक्ष से ऐसे एक पट्टी गिरा दिए, x अक्ष पर गिरा तो इसकी पट्टी का क्या होगा, dx। और y बराबर ये होता है, जानते हैं y होता है, y का मान यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको इसमें इसका नहीं ज्ञात करना है, इसलिए हमको सिमेट्रिक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ए भी का देता ज्ञात करो तो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते थे। y के स्थान पर -y रखोगे, घूम कर वही आएगा, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका, मतलब इसका ज्ञात करके उसी में गुणे दुई कर देंगे तो ए भी आ जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज़ को, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एरिया लिखिए ऐसे, एरिया कहाँ से चले हो, 1 से लेकर 4 तक आप गए हो। एक तो यही है भाई ना, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 4 खाना है। क्या खाना है? 4। तो ये भाई 1 से लेकर 4 तक आप गए हो, तो ऐसे लिखो 1 यहाँ और 4 यहाँ। समझ में आया कि नहीं? और y x अक्ष पर होता है तो आप क्या लिखते हो, y dx लिखते हो। भाई लंबाई ये हो जाता है, ये लंबाई ये गुणे चौड़ाई। अब ऐसे दिमाग में रट जाओ, लंबाई गुणे चौड़ाई बार बार ना लिखो। ऐसे जब x अक्ष पर है तो y गुणे dx लिखा। अब y का मान यहाँ से देखो, y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x। तो आप बड़े आराम से 1 to 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे 1 to 4 अनिल कपूर वाला गाना है जिसमें जय की श्राप है। ठीक, चलिए हम भी देखे थे। अब इसको देखिए, आगे बात सुनिए। बस एरिया ज्ञात कर लीजिए, हो गया। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसका समाकलन करना होता है, तो समाकलन इसका बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। अगर समाकलन भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 धन 1, 1/2 धन 1। मतलब आप समझ लीजिए, 1 में आधा जोड़ो, माने आधा में 1 जोड़ो, आधा में 1 जोड़ो तो 3/2 ही हो जाता। डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए। और इसको बना के एक क्या 1 4 हो गया। अब ऐसे इनको हल कर लीजिए। अब इधर मिटा दें क्या, या इधर यार दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख दें क्या? चलो, हाँ नीचे दिखाई दे रहा। तो देखिए यहाँ पर 2 1 2 1 3, 3/2 हुआ। 3/2 को ऊपर ले आओगे तो 2/3 बाहर कर दीजिए। और यहाँ x पर 2 1 2 3/2, और यहाँ 1 to 4 हो गया। अब क्या करना है, 2/3 लिख दीजिए, और x के स्थान पर क्या लिखोगे, 4। 3/2 माइनस 1 3/2। याद रखिए, 1 पर चाहे जितने की घात लगाओ उसका मान 1 ही लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा क्या? तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पर 3/2 गुणे में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 लगातार घातों का गुणा होता है। और -1, 2 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 2/3 बचा गुणे 2 पर 3 का मतलब 8 हो गया, -1। अब देखिए 8 में से 1 गया, 7 दूना 14/3। चूँकि ये एरिया है इसलिए इसका मात्रक वर्ग इकाई होगा। कुछ मीटर सेंटीमीटर हमको नहीं पता है, तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई। हाँ ठीक, यही आपका आंसर आएगा। देखिए, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन 2 है भैया, इसको भी एक बार लगा लीजिए तो थोड़ा सा आपको हिम्मत बढ़ जाएगा। हमको लगता है आप घर पर लगाइए। दूसरा सेम एकदम जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। x अक्ष से प्रथम चतुर्थांश में इसमें भी है, शुरू में ही लिख दिया है। तो हम तीसरा लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये वक्र का समीकरण दे दिया है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक चीज़ ये दे दिया। अब फिर क्या करा, y इक्वल टू 2, और फिर क्या करा, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं y अक्ष से भी घिरा होना चाहिए। किससे घिरा होना चाहिए? एवं y अक्ष से घिरे, y अक्ष से घिरे, अक्ष से घिरे। ऊपर दिखाई दे रहा साफ कि बहुत ऊपर चला जा रहा है? सही है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब हमको फिगर बनाना है तो यहाँ पर आप देखिए, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। बहुत छोटा छोटा फिगर हम बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से आपको क्या करना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब आपको ये समझना पड़ेगा ये किसका चित्र है। ये परवलय का है। जब कभी x स्क्वायर करके होता है या y स्क्वायर करके होता है,
ये दो एक्स और वाई में से कोई एक स्क्वायर होता है तो अक्सर आप देखोगे परवलय का ही आएगा, अक्सर क्या परवलय ही रहेगा। अब परवलय का देखिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर करके दो है, एक ए है एक ए है, ये देखिए प्लस में है तो यही वाला है, मतलब ए मुंह ऊपर कर दीजिए इसका, परवलय का मुंह क्या हो जाएगा, मतलब परवलय वाई अक्ष के सिमेट्रिक रहेगा, परवलय ऊपर जो है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो ऐसे परवलय को बना दीजिए, क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ ये एक्स है, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारा मूल बिंदु है, आगे बात समझ में, ओ है। अब यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल टू 2 खींचना है, y इक्वल टू 2 एक रेखा है, कभी भी x बराबर x इक्वल टू या y इक्वल टू एक रेखा होता है जो किसी अक्ष के समांतर होता है, हमेशा याद रखो। अगर x बराबर कुछ दिया है तो y अक्ष के समांतर रहेगा, y बराबर दिया है तो x अक्ष के समांतर, तो यहाँ क्या दिया है y इक्वल टू 2 x अक्ष के समांतर, तो इसको खींचना बहुत आसान है। y इक्वल टू 2 है तो y अक्षवय पर 2 खाना ऊपर चले जाइए, 2 खाना मान लीजिए, एक खाना ए हो गया, एक खाना ए हो गया, बस खींच दीजिए ऐसे x अक्ष के समांतर, बस हो गया ना। यही y इक्वल टू क्या है, 2 है। अब y इक्वल टू 4 है तो 4 का मतलब भी आप जानते हैं, ए भी किस अक्ष के, x अक्ष के समांतर खींचा जाएगा, y अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 खाना, धन में है तो ऊपर रहेगा, तो 4 खाना 1 2 3 4 ऐसे खींच दीजिए, ए y इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, एवं y अक्ष से घिरे, तो y अक्ष से घिरे का मतलब, लेकिन इसमें प्रथम चतुर्थांश दिया है कि नहीं दिया है, इसमें भी प्रथम चतुर्थांश दे दिया है। ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश भी होना चाहिए और y अक्ष से घिरा भी होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर छूट जा रहा था, प्रथम चतुर्थांश दिया है, समझ में आया। अगर प्रथम चतुर्थांश ना दिया होता तो दोनों तरफ हो जाते, तो y अक्ष से घिरा ये है, बात समझ में आया। इतने खाली इतने का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का, आ गया बात समझ में, इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सॉरी इतने का नहीं ज्ञात करना है, ये यहाँ से ज्ञात करना है, इतने का, खाली इतने का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यही तो है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 से लेकर y इक्वल टू 4 तक। अब y अक्ष से घिरा, y अक्ष से घिरा, अब प्रथम चतुर्थांश इधर है, नहीं आया। अगर वही प्रथम चतुर्थांश ना कहता तो इधर का भी हमको लेना पड़ता, उसका भी ज्ञात करना पड़ता। अब बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं। अब देखो ए y इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक, तो 2 लिखिए 4 लिखिए, और यहाँ पर एक पट्टी हमने बना दिया, और जब y अक्ष पर पट्टिया होता है तो dy और ये x होता है, याद होगा। ऐसे ध्यान में रख दीजिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि पट्टी बनाइए ही, समझ में आ गया, बना देते तो बहुत अच्छी बात है, तो पता चलता है कि आपकी समझ अच्छी है, समझ में आया। तो x गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू डी वाई। अब x का मान यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से मिलेगा यही, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा √4y, या लिखेंगे 2 √y, यही तो लिखेंगे। तो बड़े आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं 2 इंटू 4 और x की वैल्यू 2 √y और dy। अब क्या करना है, बहुत आसान है, 2 को बाहर कर दीजिए, 2 4 हो गया, √y का मतलब y पर 1/2 और dy। आप पीछे हल भी कर चुके हैं, आप जानते हैं y पर 1/2 का जब समाकलन करोगे तो 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2 ही आएगा। समाकलन पीछे पढ़े होंगे, 2 और 4 हो गया। अब 3/2 को ऊपर ले आइए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2/3, और यहाँ पर देखिए y पर 3/2 और ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4/3। अब y के स्थान पर 4 रखते हैं ऋण, फिर वैसे जैसे निश्चित समाकलन करते थे 4 3/2 और यहाँ पर 2 3/2। यहाँ पर देखिए आपको हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, ये देखिए 4 है ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इनको 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और बगल में 3/2 गुणे में लिखा जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ये बना 3/2, लगातार घातों का गुणा हो जाता है। अच्छा यहाँ से कैसे हल करेंगे,
यहाँ पर हल करने का तरीका ये है कि 2 पर 3 की घात लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, और 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया तो 4/3 हो गया, और 2 पर 3 का मतलब 2 पर 3 हो गया, और माइनस 2 पर 3 का मतलब कितना हो जाता है 8, 2 पर 3 का मतलब, और देखिए 1/2 हो गया, कोई दिक्कत। अब 4/3 और 2 पर 3 का मतलब 8 हो गया, और 1/2 का मतलब √8 हो गया। √8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 2√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2√2। अब यही आप वर्ग इकाई चाहे यहाँ आंसर लिख दीजिए, चाहे इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 4/32/3 माइनस 4 दूना 8/3√2, ये भी लिख सकते हैं वर्ग इकाई। एक बार आंसर मिला लीजिए, क्या हुआ, सही आ रहा है? तो ठीक है, तो हमारा वीडियो आज के लिए इतना ही है। इसके आगे के क्वेश्चन आप लगाने का ज़रूर प्रयास करिए, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं और लगा सकते हैं। और फिर कल इसका अगला वीडियो हम जो है बनाएंगे, ठीक है, माने अगला क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे, और क्लास पढ़ाएंगे तो आगे ऐसे वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।